सभी साथियों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन जो बात करेंगे ये एंशिएंट इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट है, शुक्र के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक जो चिंतन है, उसके स्रोतों के रूप में जैसे स्मृतियाँ हैं, महाकाव्य है, इसके अलावा महाग्रंथ हैं और नीति शास्त्र महत्वपूर्ण जो है जानकारी के स्रोत मिलते हैं। तो नीति शास्त्रों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो नीति शास्त्र है, वो शुक्र नीति को माना गया है। ध्यान देना, नीति शास्त्रों में शुक्र जो नीति है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है और जो शुक्र नीति जो लिखा गया ये शुक्राचार्य के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? शुक्राचार्य के द्वारा। डियर स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों का जो अध्ययन करते हैं उसका जो महत्वपूर्ण जो रोल है या भूमिका है कि उन्होंने हजारों वर्ष पहले इस प्रकार के जो है पॉलिटिकल चिंतन उन्होंने राजनीतिक चिंतन दिया, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में बताया, ऐसे राजनीतिक विचार रखे जिनकी आज भी उतनी क्या है प्रासंगिकता है। ठीक है, तो शुक्र नीति जो लिखी गई वो शुक्राचार्य के द्वारा लिखी गई और शुक्राचार्य के जीवन काल के संदर्भ में जो है अनुमान लगाना डियर स्टूडेंट्स बड़ा ही कठिन प्रतीत है। इनके जीवन काल के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी जो है नहीं मिलती है। ठीक है, तो भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं शुक्र, जिनके द्वारा शुक्र नीति लिखा गया और शुक्र नीति के जो रचयिता थे वो शुक्राचार्य था। शुक्र का जो पूरा नाम था वो क्या था? शुक्राचार्य। देखिए, शुक्र नीति के रचयिता शुक्राचार्य का जो नाम है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के आचार्यों में सम्मानास्पद माना गया है और महाभारत में इनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इन्हें विलक्षण प्रतिभावान जो है कहा गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में औसनस संप्रदाय का विशेष उल्लेख किया गया है। विज्ञानेश्वर ने औसनस अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र परंपरा में शीर्षक माना है। महाभारत में भीष्म की विद्या प्राप्ति के वर्णन के प्रसंग में उष्णा और बृहस्पति के नीति शास्त्रों का उल्लेख है। तो शुक्र नीति जो नीति सार है उसमें यहाँ तक कहा गया है कि शुक्र नीति को छोड़कर अन्य सब नीतियां कुनीतियां हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए, जो शुक्राचार्य के काल का निर्धारण अत्यंत कठिन है और इनके जो हम विचारों की बात करें कि शुक्र नीति में राजनीतिक विचारों का महत्व, ध्यान देना, शुक्र नीति में राजनीतिक विचारों का महत्व। ठीक है, देखिए शुक्र नीति में राजनीतिक जो विचारों का जो महत्व है कि शुक्र नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति प्रमुख रूप से जो ये जो शुक्र नीति है ये राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है। राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है। ठीक है, जिस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो लिखा गया और अर्थशास्त्र धन से संबंधित न होकर के जो है राजनीति पर लिखा गया, अर्थशास्त्र को एक जो है श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। तो जो शुक्र है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं और इनके द्वारा शुक्र नीति नामक ग्रंथ लिखा गया और शुक्र का जो पूरा नाम था वो शुक्राचार्य थे। शुक्र नीति में राजनीतिक विचारों का जो महत्व है कि एक तो जो शुक्र नीति है ये राजनीतिक प्रकृति ग्रंथ है। ठीक है, और ये भी कहें कि शुक्र नीति जो है प्रशासनिक जो व्यवस्था होती है उस पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ जो है शुक्र नीति को ग्रंथ माना गया। तो शुक्र नीति के अनुसार ज्ञान की अन्य शाखाएं जीवन के विशेष पक्ष से संबंधित ज्ञान को ही शामिल करती है। उनकी उपयोगिता व महत्व सीमित है, इस दृष्टि में उन्हें अपूर्ण माना जा सकता है। इसके विपरीत दंड नीति या नीति शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो स्वयं पूर्ण और स्वायत्त है। शुक्राचार्य के अनुसार ज्ञान की अन्य विद्याओं की तुलना में दंड नीति की पूर्णता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि सभी लोगों के उत्थान और सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के उपाय नीति शास्त्र की परिधि के आते हैं। शुक्राचार्य के अनुसार धर्म, अर्थ और काम का प्रधान कारण मोक्ष को सुनिश्चित करने वाला तत्व नीति शास्त्र को माना जा सकता है। इस प्रकार शुक्र नीति में ज्ञान की अन्य शाखाओं को राजनीतिक ज्ञान के जो है क्या माना गया? अधीन माना गया।
इसके अलावा शुक्र नीति में राज्य के प्रयोजन, राज्य सत्ता पर नियंत्रण आदि सैद्धांतिक पक्षों के साथ साथ में दंड, न्यायिक प्रक्रिया, राज्य का प्रशासन, राज्य की सुरक्षा, युद्ध, अंतर्राज्य संबंध आदि ऐसे विषयों का जो राज्य के व्यवहारिक पक्षों से संबंधित आते हैं, उनका शुक्र नीति में विस्तार से क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि जो शुक्र है ये एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और हमें जो प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक जो चिंतन है उसकी जानकारी स्मृतियों के माध्यम से, महाकाव्यों के माध्यम से, इसके अलावा महाग्रंथों के माध्यम से और नीति शास्त्रों के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और नीति शास्त्रों में जो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ माना गया है वो शुक्र नीति को माना गया है, जो कि आचार्य शुक्राचार्य के द्वारा जो है लिखा गया। और शुक्र नीति में राजनीतिक विचारों का महत्वपूर्ण जो है योगदान है और राजनीतिक प्रगति का जो है शुक्र नीति को क्या माना गया है, ग्रंथ माना गया है। शुक्र के जीवन काल के बारे में अनुमान लगाना जो है कठिन प्रतीत होता है, तो जीवन काल के बारे में हमें कोई स्पष्ट जो है जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनके द्वारा जो नीति शास्त्र लिखा गया है ग्रंथ शुक्र नीति, और शुक्र नीति में हमें राज्य के प्रयोजन, राज्य के उद्देश्य, इसके अलावा राज्य का प्रशासन, प्रशासनिक व्यवस्था और जो है परराष्ट्र संबंध, इसका विशद रूप से हमें इस ग्रंथ के अंतर्गत क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए राज्य की जो उत्पत्ति है कि संसार में किस प्रकार से राज्य का प्रादुर्भाव होता है। जो पहले के जो विचारक हैं मनु, और मनु के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, अर्थात पहले अराजकता थी, मत्स्य न्याय समाज में प्रचलित था और जो शक्तिशाली लोग थे और निर्बल लोगों को सताने का क्या करते थे, कार्य करते थे। इस प्रकार की स्थिति संसार में जो भयावह स्थिति थी, इससे छुटकारा पाने के लिए लोग ब्रह्मा के पास में जाते हैं और ब्रह्मा से सुरक्षा के लिए जो है अपना गुहार करते हैं। तो ब्रह्मा ने प्रजा की सुरक्षा रक्षा जो है राजा की उत्पत्ति की। तो ये जो सिद्धांत था वो दैवी सिद्धांत था। दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन तो कौन करते हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में। राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत है, एक तो है दैवी सिद्धांत, दैवी सिद्धांत। और दैवी सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय राजनीतिक विचार किसने किया है, मनु ने। इसके बाद में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत आता है और विकासवादी सिद्धांत के जो प्रतिपादक माने जाते हैं अरस्तु को माना जाता है, जो कि राजनीति शास्त्र के पिता भी हैं। इसके बाद में राज्य की उत्पत्ति का समझौतावादी सिद्धांत आता है। कौन सा सिद्धांत, समझौतावादी। और समझौतावादी जो आधुनिक विचारक हैं, एक तो है हॉब्स, इसके अलावा लॉक, इसके अलावा रूसो। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम शुक्र के अनुसार देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से। तो शुक्र नीति में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का विस्तार से जो है विवेचन नहीं किया गया है, नहीं तो जो है पिछले जो विचार थे उनका खंडन किया गया और नए पूरी तरह से जो है समर्थन किया गया है। लेकिन एक श्लोक भी राज्य की उत्पत्ति का व्यवस्थित इसमें जो है एक स्थान पर इस ग्रंथ में कहा गया है कि प्रजाओं से अपना वार्षिक वेतन के रूप में स्वीकार करने से स्वामी के रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा ने प्रजा के पालना सेवक बनाया। ठीक है, तो यह श्लोक राज्य की उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत को नहीं बल्कि शासक की स्थिति को व्यक्त करता है। ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के प्रश्न की प्रायोपेक्षा की गई है। तो इस प्रकार से राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना गया और राज्य की अनिवार्यता को प्रमाणित करते हुए शुक्र ने व्यक्त किया है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। और ग्रंथ में कहा गया कि संसार में अभ्युदय का आधार राज्य है। राज्य की तुलना इस प्रश्न में चंद्रमा से करते हुए यह व्यक्त किया गया कि जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र की वृद्धि का कारण है, उसी प्रकार राज्यों के लोगों के अभ्युदय का मूल आधार है। ठीक है, तो ये जो है इसमें माना गया है और प्रजा की उन्नति और सुरक्षा को राज्य के अस्तित्व का आधार माना गया। ठीक है, तो शुक्र ने राज्य को प्रजा की भौतिक सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए भी क्या माना है, उत्तरदायी माना है। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स राज्य के स्वरूप की बात करें। राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप अर्थात राज्य कितने अंगों से मिलकर के बनेगा।
तो राज्य के स्वरूप के बारे में जो शुक्र हैं इन्होंने भी जो है ध्यान देना सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का? सप्तांग सिद्धांत का। सप्तांग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया है शुक्र ने भी, अर्थात राज्य के जो है मोस्टली 7 अंग बताए हैं। और जो इसमें जो 7 अंग है राज्य का सप्तांग सिद्धांत, अर्थात राज्य के जो अंग बताए हैं शुक्र ने कितने बताए हैं? शुक्र नीति में 7 अंग बताए गए हैं और सप्तांग सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। तो जो 7 अंग है राज्य के अंग, राज्य के अंग, राज्य के अंगों के बारे में ध्यान देना सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत का ही प्रतिपादन किया गया है। अर्थात राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? 7 अंग बताए गए हैं। ठीक है, 7 अंगों में एक तो जो है राजा, मंत्री, मित्र, कोश, राजा, इसके बाद में मंत्री, इसके बाद में कोश, इसके बाद में मित्र, क्या क्या हो गया? राजा हो गया, मंत्री हो गया और जो है कोश हो गया, मित्र हो गया, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। राष्ट्र, इसके बाद में दुर्ग, राष्ट्र, दुर्ग और 7वें नंबर पे जो है सेना। ठीक है, इसी को जो है 7 अंग बताए हैं और इसी को जो है सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मनु के द्वारा भी राज्य के स्वरूप के बारे में सप्तांग सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया। कौटिल्य भी जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो शुक्र नीति में भी राज्य के सप्तांग सिद्धांत को जो है स्वीकार किया गया। इसके अलावा जो है इसमें मोस्टली रूप में आपको ये ध्यान देना है कि राज्य के 7वें स्वरूप को व्यक्त करते हुए किस तरह पर राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। अर्थात उपयुक्त 7 अंगों को राजा को तो जो है सिर माना है, मंत्री को नेत्र, मित्र को कर्ण, कोश को मुख, बल को मन और दुर्ग को दोनों हाथ और राष्ट्र को दोनों पैर माना गया है। एक अन्य प्रसंग में राज्य की तुलना वृक्ष करते हुए राजा को इस वृक्ष का मूल, मंत्रियों को स्कंद, सेनापति वर्ग को शाखाएं, सेनाओं को पल्लव, प्रजाओं को धूल, भूमि से प्राप्त होने वाले कारकों को फल और राज्य की जो भूमि है उसको बीज माना गया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, राज्य और राष्ट्र, ठीक है ना, शुक्र नीति में जो है राज्य और राष्ट्र में अंतर किया गया। राज्य व राष्ट्र, राज्य व राष्ट्र, इसमें अंतर माना गया है। और देखिए शुक्र ने राष्ट्र की जो परिभाषा करते हुए 2 प्रकार के तत्वों को राष्ट्र की धारणा में शामिल किया है। एक तो प्रथम जो तत्व आते हैं स्थावर तत्व का है, जैसे भूमि है, पर्वत है, प्राकृतिक संपदा आदि, और द्वितीय जीवन तत्व तथा जैसे मनुष्य है। तो राष्ट्र और राज्य के मध्य भेद को अधिक स्पष्ट करते हुए ग्रंथ में कहा गया है कि किसी विशेष राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण उसे राज्य का रूप प्रदान कर देता है। तो राज्य की आधुनिक परिभाषाओं में राज्य के जो अगर अपन आधुनिक राज्य के आधुनिक परिभाषाओं में वर्तमान समय में राज्य के 4 तत्व माने गए। कितने तत्व माने गए? 4, जिसमें निश्चित भूभाग, इसके अलावा जो है निश्चित भूभाग के बाद में जनसंख्या, इसके अलावा सरकार और संप्रभुता, आधुनिक समय में राज्य के कितने तत्व माने गए हैं? 4 तत्व माने गए। तो इस प्रकार से जो है राज्य की आधुनिक परिभाषा में स्वीकार्य जो तत्व हैं विशेष भूभाग है, जन समुदाय है। तो विशेष भूभाग और जन समुदाय को राष्ट्र माना गया है तथा स्पष्ट किया गया कि अन्य 2 तत्व हैं शासन और संप्रभुता का प्रथम 2 तत्वों के संयोग से राष्ट्र को राज्य में क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है, उसके बाद में आता है राज्य का कार्य क्षेत्र। राज्य का कार्य क्षेत्र, ये स्टूडेंट्स राज्य की उत्पत्ति और राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो है न तो पिछले जो सिद्धांत थे उनका पूरी तरह से समर्थन किया गया और न ही जो है उनकी आलोचना की गई, उनका खंडन किया गया। अब स्वरूप के बारे में सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और जो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है, सबसे पहले राज्य की जो उत्पत्ति का जो आधार है वो प्रजा रक्षण, ठीक है, अर्थात प्रजा की सुरक्षा के लिए राज्य की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा
लोक कल्याण, प्रजा रक्षण हो गया, लोक कल्याण करना। इसके अलावा जो है मोस्टली रूप में अर्थव्यवस्था का संचालन करना, राज्य के शैक्षणिक दायित्व भी इसमें माने गए हैं, राज्य के सामाजिक दायित्व, न्याय की व्यवस्था करना, प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह करना और परराष्ट्र संबंधों का क्या करना, निर्वाह करना। ठीक है, तो ये मोस्टली रूप में राज्य का कार्य क्षेत्र शुक्र ने बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं शुक्र, उनका जो चैप्टर था आज मोस्टली रूप में हमने जो उनके परिचय के संदर्भ में और इनके द्वारा जो लिखित जो नीति शास्त्र है शुक्र नीति, और शुक्र नीति में शुक्र के जो विचार हैं राज्य के कार्य क्षेत्र तक हमने बात की। डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप में ये क्लास आपको पसंद आई होगी और बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का मेरा प्रयास रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और शुक्र के विचारों के साथ में। तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।